फ्रेंड्स, मैं हूं खाजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंटीन फाउंडेशन। आज का वीडियो अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश एंड लेसन प्लानिंग B.Ed फर्स्ट ईयर यूनिट 2 पेपर F6 पर बनाया गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो लोग KVS, UP-TET, C-TET, महा-TET का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक्स, एनुअल प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉपिक इज अप्रोच। अप्रोच मीन्स इन उर्दू वी कॉल्ड इट एज नुक्ते नज़र और हिंदी में दृष्टिकोण कहा जाता है। तो ये अप्रोच जो होता है ये टीचिंग अप्रोच, मतलब हमारा जो है टीचिंग के ताल्लुक़ से हमारा जो नुक्ते नज़र है या हमारा शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन अप्रोच। ओके, अप्रोच रिफर्स टू योर आइडियाज़ अबाउट टीचिंग विच आर ट्रांसलेटेड इन द क्लासरूम। देखिए, अप्रोच रिफर्स टू, मतलब अप्रोच किसे रिफ़र करते हैं? इट रिफर्स टू द आइडिया, योर आइडिया, आपका जो आइडिया है रिलेटेड टू टीचिंग, टीचिंग के बारे में जो आपका नुक्ते नज़र है और आप जो उसको क्लासरूम में ट्रांसलेट करते हो उसे कहते हैं अप्रोच। ओके, अप्रोच इज़ योर फिलॉसफी ऑफ टीचिंग। अप्रोच जो होता है ये आपका टीचिंग का फ़लसफ़ा होता है। इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ योर टीचिंग। ओके, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ एजुकेशन? आपका एजुकेशन के बारे में क्या आइडिया है, आप क्या सोच रखते हैं एजुकेशन के बारे में? व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टीचर और लर्नर इन द टीचिंग लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज? What should be the role of the teacher? आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, कि टीचर का क्या रोल होगा, लर्नर का क्या रोल होगा टीचिंग लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज में? टीचर का क्या रोल होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, और लर्नर का क्या किरदार होना चाहिए? देन हाउ मच विल बी द एंगेजमेंट ऑफ द टीचर एंड लर्नर्स इन द प्रोसेस? इस प्रोसेस के अंदर टीचर का कितना एंगेजमेंट होना चाहिए, लर्नर का कितना एंगेजमेंट होना चाहिए? मतलब कितना टीचर कितना डिपेंड करे, कितनी एक्टिविटीज़ टीचर करेगा, लर्नर कितना एक्टिविटीज़ करेगा, वेदर ये चाहे लर्नर सेंटर्ड रहेगा या टीचर सेंटर्ड रहेगा। अप्रोच जो होते हैं लर्नर सेंटर्ड होता है या टीचर सेंटर्ड होता है? फोकस टीचर को दिया जाएगा या लर्नर को दिया जाएगा? इट डिपेंड अपॉन हाउ मच दे टेक पार्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो कितना टेक पार्ट करते हैं, कितना एंगेज रहते हैं उस प्रोसेस के अंदर। Whether the focus is on the subject matter और कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फोकस किया जाएगा या कंटेंट के ऊपर? एंड वेदर इट इज़ 1-to-1 टीचिंग और देयर आर मेनी लर्नर्स। अब ये 1-to-1 टीचिंग होगी, एक टीचर एक स्टूडेंट रहेगा या एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे? इट डिपेंड अपॉन दैट। तो अप्रोच जो होता है वो हमारा नुक्ता नज़र होता है, हमारी फ़िलासफ़ी ऑफ टीचिंग होती है कि आपके नुक्ता नज़र, आपकी फ़िलासफ़ी ऑफ टीचिंग में कैसा अप्रोच होना चाहिए, मतलब लर्नर कितना टेक पार्ट करेगा और टीचर कितना टेक पार्ट करेगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस फॉर टीचिंग इंग्लिश। Now, there are 6 approaches. Number 1 is structural approach. Number 2 is communicative approach. Number 3 is situational approach. Number 4 is constructivism. Number 5 is multi-skill approach. And number 6 is eclectic approach. Now, first of all, I will explain you structural approach. देखिए, अब structural approach क्या होता है? But before explaining structural approach, look at the following sentences. There are 2 examples are written here on the board. Hashim is clever. Is Hashim clever? देखिए, यहाँ पर जो 2 एग्जाम्पल्स के ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग। दोनों सेंटेंसेस के अंदर देयर आर सेम नंबर ऑफ वर्ड्स। दोनों सेंटेंसेस में सेम नंबर ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पर भी 3 वर्ड्स है, यहाँ पर भी 3 वर्ड्स है। सेम नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर एंड सेम नंबर्स आर देयर एंड सेम वर्ड्स आर देयर। देखिए, 3 वर्ड्स है, तीनों भी सेम वर्ड्स है और 3 ही वर्ड्स है। दिस इज द सिमिलैरिटीज, दीज आर द सिमिलैरिटीज। इसमें ये सिमिलैरिटी है कि 3 वर्ड है, तीनों सेम है और सिर्फ 3 ही है दोनों सेंटेंसेस के अंदर। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? देखिए, डिफरेंस इज पहले सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है और दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नाउ it means that their structure is different.
यहाँ पर हाशिम से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर इस से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या किया गया, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। देखिए इन इंग्लिश व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट देन द मीनिंग विल बी डिफरेंट। इंग्लिश ग्रामर में ये होता है कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर फेरबदल हो जाता है तो वहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाता है, बिकॉज मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या होता है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, एज आई हैव एक्सप्लेन यू कि स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्ट्रक्चर इट मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे देखिए अब इंग्लिश में जो है जनरल स्ट्रक्चर है हमारा इंग्लिश का, सब एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और एस प्लस एच वी प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, ये एक टाइप है, एक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है कि मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 सेंटेंस में बताया था कि हाउ द मीनिंग चेंज। जैसे कि फर्स्ट में क्या कहता, हाशिम इज़ क्लेवर, हाशिम क्लेवर है, होशियार है। इज़ हाशिम क्लेवर, क्या हाशिम क्लेवर है, क्या हाशिम होशियार है। देखिए दोनों के मीनिंग चेंज हो गए, मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं। पहले वाले में पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था। अब इसमें क्या हुआ, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। तो ये क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, मानी चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखिए ये स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, थ्योरी ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज बाय मास्टरिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल अप्रोच। थेरी, स्ट्रक्चरल अप्रोच ऐसी थेरी है कि थेरी ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हो, ऐसी थेरी जिसमें मास्टरिंग द स्ट्रक्चर, जिसमें क्या कर रहे हो आप, मास्टर कर रहे हो, स्ट्रक्चर को मास्टरिंग कर रहे हो, मतलब पुख्तगी ला रहे हो, मतलब उसके स्ट्रक्चर को बहुत परफेक्टली आप लर्न कर रहे हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। यानी देयर आर 325 बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 325 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताया, एस प्लस वी प्लस ओ, एस प्लस एच वी प्लस ओ, ये एक एग्जांपल है। तो ऐसे कुल मिला के 325 स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के अंदर। ज़ाब्ते जिसे कह सकते हैं हम, मैथ्स में ज़ाब्ते या फार्मूला कहा जाता है और लैंग्वेज में उसे स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, तो 325 स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। A learner is expected to master 250 structures during school education। और ये लर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सीखने वाले से एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि वो कम से कम 250 स्ट्रक्चर स्कूल टाइम पीरियड तक के स्कूल एजुकेशन में ही सीख ले। ओके, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रक्चर इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन वोकेबलरी। देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर मोर इम्पॉर्टेंस यानी अहमियत ज़्यादा स्ट्रक्चर को दी जाती है एज़ कम्पेयर टू वोकेबलरी। देखिए अगर हमको ये स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर है एस प्लस वी प्लस ओ या एस प्लस एच वी प्लस वी प्लस ओ, अगर हमको ये स्ट्रक्चर पता हो जाएगा तो हम सब्जेक्ट, हम वर्ब, ऑब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, हम रिप्लेस करते रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमको स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब अहमियत स्ट्रक्चर को दी जाती है कि स्टूडेंट्स को क्या करो, स्ट्रक्चर्स याद करवा दो, उनको स्ट्रक्चर्स परफेक्ट करवा दो, स्ट्रक्चर में उनको मास्टरी करवा दो। तो वो क्या करेंगे, देन व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट रिप्लेस द वर्ड्स। वो क्या करेंगे, वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे कि भाई सब्जेक्ट है, आज एक सब्जेक्ट लिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तीसरे में तीसरा आएगा, वर्ब चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में अहमियत दी जाती है स्ट्रक्चर को एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर वोकेबलरी से ज़्यादा अहमियत दी जाती है स्ट्रक्चर। अप्रोच इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखिए बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द कम्युनिकेटिव अप्रोच मैं आपको कम्युनिकेशन क्या होता है समझा देता हूँ। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस द आइडियाज़, थाट्स, हमारे आइडियाज़ को, थॉट्स को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को, एहसासात या जज्बात को ट्रांसफ़र करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, टू कम्युनिकेट, इधर वी कम्युनिकेट ओरली और वी कम्युनिकेट रिटन। हम ओरली भी कम्युनिकेट करते हैं या रिटन में कम्युनिकेट करते हैं, या समटाइम्स क्या होता है ना, हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, इशारे से बोलते हैं। ओके, तो कम्युनिकेटिव यहाँ पर क्या किया जाए, इस कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, मोर फोकस इज गिवन ऑन कम्युनिकेशन, मतलब इस लर्नर को जो है तो फोकस कहाँ पे दिया जाता है, टू कम्युनिकेट। ओके, सो कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकसेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस। देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकसेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस,
तो यहाँ पर कौन सी चीज़ पे फोकस दिया जा रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस, कि भाई लैंग्वेज का क्या फंक्शन है। फंक्शन किसे कहते हैं? कि फंक्शन का मतलब होता है काम, जैसे कि फ़ैन। अब फ़ैन का काम क्या होता है? फ़ैन का काम होता है गोल घूमना और हवा देना, ये फ़ैन का काम होता है, घूमना और हवा देना मतलब फंक्शन। तो यहाँ पर लैंग्वेज का फंक्शन क्या है? तो इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि लैंग्वेज का फंक्शन। अब देखिए लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जो होती है बेसिकली लैंग्वेज का फंक्शन बेसिक होता है कम्युनिकेट, बातचीत के लिए। वो रिटर्न फॉर्म से बाद में आता है, पहले तो बोल चाल के लिए। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है? इंपॉर्टेंस दिया जाता है बोल चाल के ऊपर, मतलब जो लर्नर को बोलना सिखाएंगे। ओके, तो फंक्शन, बिकॉज द लर्नर नीड्स नॉलेज ऑफ बोथ मीनिंग एंड फंक्शन। देखिए लर्नर को नॉलेज ऑफ फंक्शन एज वेल एज मीनिंग। यहाँ पर देखिए इस अप्रोच में, जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर को अहमियत दी जा रही थी कि स्टूडेंट को स्ट्रक्चर आ जानी चाहिए, मीनिंग नहीं भी आए तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर मीनिंग और फंक्शन दोनों भी, यहाँ पर स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर मीनिंग और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेट, बातचीत करना। तो बातचीत कब करेगा इंसान? जब उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मीनिंग याद हो, उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो। तो यहाँ पर वोकैबुलरी को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसके फंक्शन को, हाँ, वेदर यू आर एबल टू यूज़ द वोकैबुलरी और नॉट। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में ये होता है इंपॉर्टेंस इज गिवन टू बोथ मीनिंग एंड फंक्शन। इट लेज एम्फोसिस ऑन फंक्शनल, कम्युनिकेटिव एंड सोशल इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट लेज एम्फोसिस ऑन फंक्शनल, ये तो पहले ही कवर हो चुका है कि फंक्शनल पे, लैंग्वेज यानी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पे मतलब कम्युनिकेशन पे। ओके, कम्युनिकेटिव एंड सोशल इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। देखिए इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत करना किसी से, तो सोशल इंटरैक्टिव, समाज में रहकर इंसान जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। देखिए एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, घर में पेरेंट्स, भाई बहन, सिबलिंग्स जो होते हैं, हम लोग आपस में अपने फैमिली के मेम्बर से इंटरेक्ट करते हैं, पड़ोसियों से इंटरेक्ट करते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स एक दूसरे से। तो ये सोशल मतलब समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं तो उसे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो अब देखिए ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है, इस अप्रोच में, इस नुक्ते नज़र में ये होता है कि द स्टूडेंट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब इन द टारगेट लैंग्वेज। हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है? यहाँ पर इंग्लिश है। तो अप्रोच ये ऐसा है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट को या लर्नर को कम्युनिकेट करना है, इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब यहाँ पर फोकस ये नहीं किया जाएगा कि वेदर ही इज़ एबल टू स्पीक इन इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, फंक्शनली उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, सिर्फ बोलना आना चाहिए, इस बात के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इस चीज़ के ऊपर नहीं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कि दे आर एबल टू कम्युनिकेट, वो अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस वालों से इंग्लिश में बातचीत करना उसे आना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर एम्फोसिस दिया जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर। स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब ये होता है कि ग्रामर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ पर। कम्युनिकेटिव अप्रोच में दो चीज़ों पे, एक फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज क्या है? टू कम्युनिकेट करना आना चाहिए और कम्युनिकेट करने के लिए मीनिंग आना चाहिए। तो ये दो चीज़ों के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, अभी थर्ड रहेगा हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म ये वर्ड आता है कंस्ट्रक्ट करना, मतलब कोई चीज़ को बनाना। ओके, तो देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। अब क्या बनाना है? देखिए लर्नर क्या करेगा? कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसमें लर्नर क्या करता है? एक नई न्यू नॉलेज को डेवलप करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है। अब कैसे करेगा न्यू नॉलेज? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस नॉलेज। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वो न्यू नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, उसने जो चीज़ एक्सपीरियंस की और उसका जो प्रीवियस नॉलेज था उसके बुनियाद के ऊपर, प्रीवियस नॉलेज के बुनियाद पर और जो अभी वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस बुनियाद पर वो नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये थ्योरी वो होती है कंस्ट्रक्टिविज्म की। ओके, द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर टीचर का किरदार क्या रहेगा? टीचर का क्या रोल रहेगा? तो टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है टीचर, एक होता है लर्नर और एक होता है एनवायरनमेंट। देखिए टीचर भी मौजूद है, लर्नर भी मौजूद है, लेकिन अगर लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा। यानी ये 3 व्हील वाली गाड़ी है, तीनों व्हील का इसमें होना ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो लर्निंग एनवायरनमेंट, तो अब लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा? टीचर क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी दे देंगे।
द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू क्रिएट ए लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर क्या करेंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे एंड अर्ज द लर्नर्स टू एक्सप्लोर, और वो अर्ज करेगा लर्नर को, मतलब वो क्या करेंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, तो जिसकी वजह से लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो क्या करेगा, उसको एक्सप्लोर, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा। वो एक्सप्लोर करना मतलब जाहिर कर पाएगा। देखिए टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देगा बोलने के लिए, और स्टूडेंट क्या करेगा, उस अपॉर्चुनिटी को वो क्या करेगा, यूज़ करेगा और एक्सप्लोर करेगा, अपने आप को, अपनी काबिलियत को वो जाहिर करेगा। एक्सप्लोर करना मतलब जाहिर करना या बतलाना। टू एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेट एंड बिल्ड नॉलेज। देखिए अब वो एक्सप्लोर करेगा, ये किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा या इन्वेस्टिगेट करेगा और नई नॉलेज को बिल्ड करेगा। तो टीचर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल टीचर का होता है कि टीचर ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इफ़ द टीचर गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू व्हाट, टू एक्सप्लोर, टू एक्सपेरिमेंट, टू इन्वेस्टिगेट एंड टू बिल्ड नॉलेज, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट नॉलेज बिल्ड करेगा। ओके, एंड द टीचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर क्या है कि वो क्या करेंगे, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है थर्ड हमारा पार्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, मल्टी स्किल अप्रोच। देखिए मल्टी स्किल्स, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि स्किल्स किस कौन कौन सी है। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में स्किल्स है, लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है। तो ये जो स्किल्स है चार, तो वो चारों स्किल को कहा जाता है मल्टी स्किल अप्रोच। तो ये अप्रोच ऐसा है, दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द 4 लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज के जो 4 स्किल्स है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। ये जो अप्रोच होता है मल्टी स्किल अप्रोच, ये बेस्ड होता है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग में। द स्किल्स आर ग्रेडेड इन द ऑर्डर ऑफ लिसनिंग। देखिए ये जो स्किल्स है ये इनको ग्रेड कैसे किया गया है। सबसे पहले आता है लिसनिंग, लिसनिंग के बाद आता है स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद आता है रीडिंग एंड राइटिंग। LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। दिस अप्रोच अलाउज द टीचर्स टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन मल्टीपल स्किल्स एट द सेम टाइम। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो चारों स्किल्स है तो वो फॉर द कन्वीनियंस, आसानी के लिए उनको 4 डिवाइड किया गया है। जैसे कि लिसनिंग को अलग किया गया है, स्पीकिंग को अलग किया गया है, रीडिंग और राइटिंग को अलग अलग किया गया है, ताकि जो है तो कन्वीनियंट एक यानी आसानी हो। ओके, लेकिन ये अप्रोच ऐसे अलाउ करता है टीचर को दैट टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्टूडेंट के प्रोग्रेस इन मल्टी स्किल एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम टीचर ने ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट के रीडिंग स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग सभी चारों स्किल्स के अंदर जो है तो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो अप्रोच है मल्टी स्किल अप्रोच, इसमें क्या किया जाता है, चारों भी स्किल के ऊपर साइमल्टेनियसली उनके ऊपर क्या किया जाता है, वर्कआउट किया जाता है और उसमें उनके अंदर कितना प्रोग्रेस आ रहा है वो देखा जाता है। ओके, हाँ, हमारी से नेक्स्ट है सिचुएशनल अप्रोच। देखिए ये जो अप्रोच है सिचुएशनल अप्रोच, मतलब ये ऐसा नुक्ते नज़र, सिचुएशन का मतलब क्या होता है, हालात के हिसाब से। तो अप्रोच क्या होगा, सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन के हिसाब से। ओके, अकॉर्डिंग टू सी पॉल, अ लैंग्वेज इज़ बेस्ट लर्न थ्रू प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन। देखिए सी पॉल के हिसाब से लैंग्वेज बेस्ट लर्न कहाँ से हो सकती है, प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन। लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है और स्किल्स हमेशा प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कौन सी होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से बोलना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे आप बोलोगे, कैसे आप लिखोगे, इस तरीके से जो है तो सिचुएशनल अप्रोच में होता है। ओके, और लास्ट अप्रोच है हमारा इक्लेक्टिक अप्रोच। देखिए लास्ट अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज eclectic approach means the collection of good points of different methods and using them for effective teaching in classroom। देखिए eclectic approach ये ऐसा अप्रोच है कि जितने सारे मेथड्स है, जितने सारे अप्रोचेस है, उनके सबके गुड पॉइंट्स को कलेक्ट किया गया है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ व्हाट, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द अप्रोचेस। जितने सारे अप्रोचेस है, जितने सारे मेथोडोलॉजी है टीचिंग की, उन सारे मेथड्स को, उन सारे अप्रोचेस के अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स है उनको लिए गए हैं और उनके मिक्सचर को इक्लेक्टिक अप्रोच कहा जाता है। मिक्सचर ऑफ ऑल गुड पॉइंट्स ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज एन इक्लेक्टिक अप्रोच। इट इज़ पॉपुलर बिकॉज इट हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ गुड रिजल्ट्स विदाउट मच प्रेशर एट द लर्नर। देखिए इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पॉपुलर हुआ है। क्यों, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट होता है लर्नर के ऊपर बहुत अच्छा होता है और विदाउट एनी प्रेशर, कोई प्रेशर के बगैर जो है लर्नर बहुत अच्छे से सीखता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि देखिए हर अप्रोच के अंदर कुछ ना कुछ खामी हो सकती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है।
तो यहाँ पर क्या किया गया, हर अप्रोचेस के, हर मेथड के अच्छाई, गुड पॉइंट्स को कलेक्ट किया गया है और सारे गुड पॉइंट्स को इकट्ठा किया जाता है उसे, और ऐसे अप्रोच को क्या कहा जाता है, इक्लेक्टिक अप्रोच. इक्लेक्टिक अप्रोच इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ ऑल अप्रोचेस, और वी कैन से दैट इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द मेथड्स. पॉइंट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग. प्रीवियसली, इससे पहले मैंने आपको अप्रोचेस समझाया, अभी रहेगा मेथड्स. अब मेथड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, दो मेन टाइप के मेथड होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड या गाइडेड मेथड कहा जाता है. ठीक है, डायरेक्ट मेथड जो होते हैं उन्हें एक्सपोजिटरी मेथड भी कहा जाता है. डायरेक्ट मेथड इज कॉल्ड एज एक्सपोजिटरी मेथड ऑल्सो. ओके, ठीक है. डायरेक्ट मेथड जो होता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो होता है, उसमें क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग. देखिए यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में जो हमारी जो टारगेट लैंग्वेज होती है, तो टारगेट लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. मतलब हियर द लैंग्वेज इज टॉट डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश जो है तो इंग्लिश में ही सिखाई जाएगी, मदर टंग का हेल्प नहीं रहेगा. तो डायरेक्ट अप्रोच जो होता है, नेचुरलिस्टिक अप्रोच होता है ये. और डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सिखाया जाता है. यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए तो क्या कहा जाता है, एक्सपोजिटरी मेथड कहा जा रहा है. यहाँ पर एक्सपोज किया गया है, मतलब लर्नर को एनवायरनमेंट से एक्सपोज किया गया है. ओके, तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड होता है. यहाँ पर सिर्फ क्या किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा लर्नर को, और डायरेक्टली क्या होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही सिखाया जाएगा, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होगा. ओके, अब ये जो डायरेक्ट एक्सपोजिटरी मेथड या डायरेक्ट मेथड जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. एक होता है डायरेक्टिव मेथड होता है, एक होता है डिडक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव. ये तीन मेथड इसके अंडर में आते हैं. डायरेक्टिव मेथड जो होता है, देखिए यहाँ पर टीचर का काम, ये टीचर डायरेक्ट द क्लास. टीचर क्या करता है, क्लास को डायरेक्ट करता है. डायरेक्टिव, इट इज़ ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव मेथड बिकॉज द टीचर डायरेक्ट्स द क्लास. टीचर कंट्रोल्स द क्लास, टीचर क्लास को कंट्रोल रखेगा. मतलब ये समझ सकते हैं हम कि टीचर सेंटर्ड रहेगा. ये अप्रोच में इसके हिसाब से देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड आ जाएगा, क्योंकि टीचर ही डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा क्लास को, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सारी चीज़ें. दूसरा है हमारा मेथड डिडक्टिव. अब देखिए, डिडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है टीचिंग का जिसके अंदर पहले एग्जाम्पल, पहले क्या किया जाता है, रूल्स पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद जो है तो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब जैसे डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस. तो देखिए, एक्टिव और पैसिव में पहले रूल्स पढ़ाए जाएंगे कि एक्टिव पैसिव के रूल्स क्या है. रूल्स पढ़ाने के बाद उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे. उसे क्या कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड कहा जाता है. डिडक्टिव मेथड में पहले रूल्स पढ़ाए जाएंगे, बाद में एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे. ओके, और नेक्स्ट रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड. अब तीसरा मेथड है डेमोन्स्ट्रेटिव. तो अभी डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड में क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, पहले रूल्स बता दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, प्लूरल कैसे बनते हैं. कि भाई किसी वर्ड को, किसी नाउन को अगर एस लगा दिया जाए तो उसके साथ या ई एस लगाया जाए तो वो प्लूरल बन जाता है. जैसे बुक है, एस लगा दिया जाए तो बुक्स बन जाएगा. ओके, तो इस तरीके से एस या ई एस लगा दिया जाए तो वो बनते हैं. तो डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाया जाता है. तो दीज आर द थ्री, डायरेक्टिव, डिडक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड. ये जो तीन मेथड होते हैं इन्हें एक्सपोजिटरी मेथड कहते हैं या डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और वी कैन से नेचुरलिस्टिक अप्रोच में आता है डायरेक्ट मेथड. ओके, नेक्स्ट आएगा इनडायरेक्ट मेथड और गाइडेड मेथड. इनडायरेक्ट और गाइडेड जो मेथड होता है उसमें एक्सप्लोरेटरी, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरेटरी मेथड है. ओके, इसमें तो बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे कि इंडक्टिव आता है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, एक्सप्लोरेटरी है, रिफ्लेक्टिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंक्वायरी. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज टीचिंग के अंदर सिर्फ ये जो दो है, इंडक्टिव और कंस्ट्रक्टिविज्म, ये दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. बाकी के ये जो चार मेथड्स है वो हमारे लैंग्वेज टीचिंग में नहीं आते हैं. ओके, तो अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये सिर्फ दो ही चीज़ें बताऊंगा कि इंडक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म. इंडक्टिव अप्रोच जो है, देखिए, इंडक्टिव डिडक्टिव का अपोजिट होता है. इंडक्टिव इज द अपोजिट ऑफ डिडक्टिव. डिडक्टिव में क्या किया गया था, पहले रूल बताया गया था, फिर एग्जाम्पल बताया गया. अब इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल बताया जाता है और एग्जाम्पल के ज़रिए से रूल निकाला जाता है. पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे कि मैंने इससे पहले जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैं अप्रोचेस के ताल्लुक से, तो वो टाइम पे मैंने हाशिम इज़ क्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, हाशिम इज़ क्लेवर, इज़ हाशिम क्लेवर. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, इस तरीके से जो है एग्जाम्पल के ज़रिए से हमने रूल बताया था आपको. स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है मैंने वो बताया था आपको कि भाई इनके चेंजेस, इसमें पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, इस तरीके से. यानी पहले एग्जाम्पल दिया और फिर उसके ज़रिए से रूल निकाला.
तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव में पहले रूल बताया जाता है फिर एग्जाम्पल, और इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल के ज़रिए से रूल निकाला जाता है। ओके, देन कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी देखे हमने, तो उसी के बेस्ड होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ पर क्या किया जाता है कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखिए, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नॉलेज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे, प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये मेथड है। ओके, तो ये हमारे जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको अप्रोचेस पढ़ाया, सिचुएशनल अप्रोच पढ़ा है मैंने आपको कि सिचुएशनल अप्रोच क्या है, मल्टी स्किल अप्रोच देखे हमने, और फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच देखे, कम्युनिकेटिव अप्रोच देखे, ये सारे अप्रोचेस थे। अब मेथड्स जो थे हमारे, मेथड्स ऑफ टीचिंग में कौन सी आती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टिव, डिडक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। इनडायरेक्ट में हमारे पास ये बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन लैंग्वेज टीचिंग में इंडक्टिव और कंस्ट्रक्टिविज्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देखिए एक बार ध्यान में रखिए कि एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग में टीचर होता है, लर्नर होता है और एनवायरनमेंट होता है। तो देखिए, जब तक टीचर और लर्नर दोनों यानी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट जब तक क्रिएट नहीं होगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है, जैसे मेथड्स हमने सीखा है, अप्रोचेस देखे हैं, मेथड्स देखे। अप्रोचेस टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी हो सकता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी होता है, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। अब मेथडोलॉजी अलग अलग है, डायरेक्टिव मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, ये मैंने सारे आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इन मेथड्स को, इन अप्रोचेस को सामने रखते हुए टीचर को अपने क्लासरूम में इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उन टेक्निक्स के ज़रिए से हम उन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो कौन कौन से टेक्निक्स ऐसे हैं दैट आर वेरी यूज़फुल, वो यूज़फुल होते हैं हमको क्लासरूम को एक्टिव रखने के लिए, या क्लासरूम में एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, या टीचिंग लर्निंग के जो प्रोसेस होता है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। कुछ हियर आर सम एग्जांपल। वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस जो टेक्निक्स है वो बताता हूँ मैं। एक है रोल प्ले मेथड। जैसे कि अगर हम स्टोरी वगैरह अगर पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं हम, तो लिटरेचर पढ़ाने के लिए बच्चों को अगर स्टोरी पढ़ा रहे हैं या लेसन पढ़ाना है, कहानी पढ़ाना है, तो उसके अंदर रोल प्ले वाला जो मेथड होता है कि स्टूडेंट को रोल प्ले, जैसे कोई एक राजा रानी की कहानी है, किसी राजा की, उसके प्रजा की कहानी है, तो स्टूडेंट को खुद रोल प्ले करवाइए। देखिए, ये सिचुएशनल अप्रोच के हिसाब से, सिचुएशनल अप्रोच जो हमने देखा है, तो सिचुएशनल अप्रोच ये बताता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में अगर वो बंदा आएगा तो उसको सही सीखेगा। तो वो स्टूडेंट को किसी को राजा बना दिया गया, ओके, किसी को प्रजा बनाया, किसी को मिनिस्टर बना दिया, किसी को चोर बना दिया गया, या किसी को उसका एनिमी बना दिया गया, तो वो उस सिचुएशन में आने के बाद उस चीज़ को सीखेगा। तो ये जो रोल प्ले मेथड जो रहेगा, रोल प्ले ये जो टेक्निक रहेगी, ये सिचुएशनल अप्रोच के ज़रिए से आएगी। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट का अपना खुद का पार्टिसिपेशन रहेगा, जब उसका खुद का एबिलिटी यूज़ होगी, तो वो बहुत अच्छे से लर्न होगा। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। तो रोल प्ले ये एक टेक्निक है, इसके ज़रिए से स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। देखिए, क्लास के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना ये बहुत आसान बात नहीं है। अब लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इसके लिए क्या होता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करना है। अब स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे करेंगे, तो अगर हम रोल प्ले मेथड्स के ज़रिए से पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट विल आल्सो टेक पार्ट। जब वो खुद एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहेगा तो वो खुद मोटिवेटेड होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा चलेगा। ओके, इफेक्टिव टीचिंग भी हो जाएगी। तो रोल प्ले मेथड, रोल प्ले ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारी टेक्निक डीवीडी। अब देखिए, डीवीडी ये क्या होता है, डिस्क, वीडियो डिस्क है। अभी वीडियो डिस्क के ज़रिए से हम सीडीज़ के या डीवीडीज़ के ज़रिए से अगर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, पढ़ाते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल टीचिंग में हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो सीडीज़ में, डीवीडीज़ के अंदर वीडियोस अगर बताते हैं, या ग्राफिकल कुछ वीडियोस होती है लेसन से रिलेटेड, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। वहाँ पर बच्चों को क्या होगा, कुछ नई टेक्निक से सिखाया जाएगा, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। और बच्चे जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है और उनके अंदर वो खुद मोटिवेट नहीं होते, लर्नर जो होता है ना, कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर लर्नर अगर मोटिवेट हो जाएगा लर्निंग के लिए, तो टीचर बहुत आसानी से जो है तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा। देखिए, टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टीचर है। तो अब टीचर ने क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। तो मोटिवेट कैसे करेंगे, तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं।
जैसे रोल प्ले है तो वैसे ही यहाँ डीवीडी। अब यहाँ पर क्या होगा कि स्टोरीज देखेंगे, विजुअलाइजेशन होगा, सुनेंगे, विजुअलाइजेशन होगा, कोई डिफरेंट रहेगा, ट्रेडिशनल टीचिंग से हटकर रहेगी। ओके, थर्ड रहेगा पॉपकॉर्न रीडिंग। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो पॉपकॉर्न रीडिंग है ये एक रीडिंग का टाइप होता है। देखिए यहाँ पर रीडिंग का टाइप होता है, इसमें क्या होता है कि क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को बोलेगा पढ़ाओ, तो रैंडमली स्टूडेंट क्या करेंगे, सिलेक्शन होगा कि पहले आप पढ़िए, फिर आप पढ़िए, फिर आप पढ़िए, इस तरीके से। तो पॉपकॉर्न रीडिंग ये एक टाइप ऑफ रीडिंग होती है। तो रीडिंग का प्रोसीजर, जैसे जनरली सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर कोई रीडिंग करवाते हैं अगर स्टूडेंट से, तो बच्चे को पता होता है कि मेरा टाइम कब आएगा, तो वो क्या करता है अकॉर्डिंग टू दैट वो इतना एक्टिव नहीं रहता है। अगर वो लगता है कि फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच ऐसे आएंगे तो लास्ट वाला बहुत ही बेफिक्री से रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पॉपकॉर्न रीडिंग में ये पता नहीं होता है कि कौन कहाँ से किसकी बारी आएगी। मे बी पॉसिबल थर्ड बेंच वाला रहेगा, फोर्थ बेंच वाला रहेगा, फिफ्थ वाला रहेगा, या किसी का भी नंबर आ सकता है। तो पॉपकॉर्न रीडिंग ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, एक्टिव रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है रीडिंग आफ्टर द टीचर। देखिए रीडिंग आफ्टर द टीचर ये भी टेक्निक बहुत अच्छी है, क्योंकि टीचर के बाद अगर बच्चे स्टूडेंट, देखिए मेन चीज़ क्या होती है कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर टीचर रीड करेगा और उनके बाद अगर स्टूडेंट्स रीड करेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए ये रीडिंग आफ्टर द टीचर ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, हमारी नेक्स्ट टेक्निक है गेम्स, पजल्स, डिक्टेशन एक्सेट्रा। देखिए गेम्स के ज़रिए हम वोकेबलरी को डेवलप कर सकते हैं, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, वोकेबलरी डेवलप करेंगे, डिक्टेशन होगा, पजल्स रहेंगे डिफरेंट। तो गेम्स, पजल्स और डिक्टेशंस के ज़रिए से भी स्टूडेंट के, बच्चों के डिक्टेशन अच्छा परफेक्ट हो जाएगा, उनके वोकेबलरी डेवलप हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स। ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि हम अपने क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं और इसके ज़रिए से हम क्लासरूम में एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेट होंगे और हमारी टीचिंग जो है तो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।